नाजरीन सलाम अलैकुम। एक मुलाकात डॉक्टर के साथ एक कोशिश है हमारी ऑडियंस का मुंबई के मशहूर डॉक्टर्स के साथ राब्ता कराने की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग बीमारियों को लेकर परेशान हो जाते हैं, जबकि उसका सल्यूशन है उन्हें अच्छी तरह जानने में, ताकि उनका इलाज सही तरीके से हो सके। हम डॉक्टर्स के पास जाते जरूर हैं, लेकिन वक्त की कमी के बिना पर हम उनसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। इसी नॉलेज गैप को ब्रिज करने की हम कोशिश करेंगे और हम आपका राब्ता कराएंगे मुंबई के मशहूर डॉक्टर्स के साथ। नाजरीन, आपके सवालात हम तक पहुंच गए हैं और हम डॉक्टर शैला शेख से मिलेंगे, जिनसे हम आपके सवालों के जवाब डायरेक्ट हासिल करेंगे। तो नाजरीन, हमारे साथ है डॉक्टर शैला शेख। मैडम पिछले 15 साल से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। वो प्रैक्टिस कर रही है मुंबई के मशहूर हॉस्पिटल जैसे प्रिंस अली खान और सैफी में। मैडम ने बहुत सारे रिसर्च भी किया हुआ है, खास करके चाइल्डहुड ओबेसिटी के ऊपर, ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर और थायराइड की बीमारियों पर। तो आपके सवालों के जवाब आज हम डॉक्टर शैला मैम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं, डायबिटीज जो बीमारी है उसके अलामात क्या है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और कैसे पता चलता है हमें कि हमें डायबिटीज हो रहा है? फरहाना, ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ में कोई भी अलामत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 50% पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होता है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई भी अलामत होना ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा। हम इसलिए बोलते हैं, स्पेशली अब हमारी कंट्रीज़ जो हम एशियन फिनोटाइप में आते हैं, एशियंस को बहुत ज़रूरी होता है कि वो एटलीस्ट अपनी शुगर्स वंस एवरी 3 years आफ्टर द एज ऑफ 35 चेक करें, बिकॉज हम ज़्यादा रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ के लिए। जहाँ तक अलामत के सवाल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या आपको लगता है कि आपको घड़ी घड़ी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे बॉयल्स हो रहे हैं या इचिंग चालू हो गई है, या बिना कोई एक्सप्लेनेशन के वेट लॉस होने लगता है, तो ये सब डायबिटीज़ के अलामत में आते हैं। कभी आजकल अक्सर एक्चुअली रूटीन हेल्थ चेकअप्स की वजह से लोगों को जल्दी समझ में आता है कि डायबिटीज़ है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपको फैमिली में है कि डायबिटीज़ है, आपके माँ बाप को या कहीं पे भी आपकी जेनेटिक ट्री में, जैसे कि खालाओं को, फुप्पियों को, चाचाओं को, ऐसा कहीं पे भी आपकी ट्री में भी अगर डायबिटीज़ है तो आपको ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ का। लेडीज़ में स्पेशली अगर प्रेगनेंसी में, जो आजकल हम लोग बहुत देखते हैं, प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ हुआ है तो एक्चुअली दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर और उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो पोस्ट प्रेगनेंसी, उनको वेट गेन जो हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि उसमें प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो। एंड इफ दे कैन लूज दैट वेट पोस्ट डिलीवरी तो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ काफ़ी कम हो जाता है। तो 5 year रिस्क ये लेडीज़ में ऑलमोस्ट 50% होता है। तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है पेशेंट्स का, किसी को भी डायबिटीज जैसे हो सकता है। तो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। तो आज हमने मैम से जाना कि 50% लोगों को समझ में भी नहीं आता है, उन्हें कोई सिम्टम भी नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज हो। और हम, क्योंकि हम एशियंस हैं, इंडियंस, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज, हम में डायबिटीज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो यूरोप में रहते हैं वहाँ पर। और प्रेग्नेंट औरतों को खास करके ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 35 हमें ध्यान रखना चाहिए, कम से कम हर 3 साल में एक बार चेकअप कराए, क्योंकि किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। तो मैम, आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बता रही थी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल बहुत सुना है कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है, डायबिटीज एक है, और क्या क्या हो सकता है मैम? ये लाइफस्टाइल डिजीज एक्चुअली होती क्या है मैम? Lifestyle diseases basically are diseases which are to some extent because of the way you are living life. दो चीजें होती है कोई भी प्रॉब्लम में। एक जेनेटिक होता है, वो आप चेंज नहीं कर जो अंदर से जो होता अंदर है। से होता है। एक होता है जैसे कि आप अभी देखोगे तो अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है, दैट इज मेनली जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कोका-कोलाइजेशन ऑफ कल्चर बोलते हैं। मतलब इट इज ओनली मैकडोनल्ड्स, KFC, वहाँ पे ज्यादा रश होता है बनिस्बत रूटीन खाने में। अक्सर जो बच्चे, हम लोग ने जो साउथ मुंबई में 20 स्कूल्स में रिसर्च किए तो उसमें देखा गया था कि 90% बच्चे ब्रेक्स में वड़ा पाव खाते हैं, न तो लेस खाते, न तो चिप्स खाते, एंड प्लेइंग टाइम हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। प्लेइंग टाइम हैज कम डाउन टू सच अ स्मॉल एक्सटेंट कि प्लेइंग टाइम इज हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू 45 minutes। बाकी बच्चे जो खेलते हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, PSPs, तो दिस हैज बिकम बिग प्रॉब्लम बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई लोगों की। सीधा साधा पहले एटलीस्ट फोन, जब मोबाइल फोन है तो एटलीस्ट फोन पिकअप करने को इंसान उठता था, अभी तो वो भी एक्टिविटी कम हो गई है ना, क्योंकि फोन बाजू में रहता है। बाजू में जो प्रीवियस जनरेशन जो था अपना, वो प्रीवियस जनरेशन यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। राइट। अभी वो फिजिकल एक्टिविटी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इट में बी, पर दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। तो हमारी मेहनत कम हो गई है बहुत ज्यादा, और खाना हमारा उल्टा हो गया है, ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं। वेरी वेरी रिच फूड, रूटीन फूड भी बहुत रिच हो गए, ऑयल कंजम्पशन बढ़ गया, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है,
ज्यादा रूरल पॉपुलेशन जो है अर्बनाइज हो गया है, Urbanize हो रहा है। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती है। मतलब जो पहले लोग गांव में रहते थे, सिंपल फूड खाते थे, अक्खी रोटी होती थी, अक्खा चावल होता था, अभी वही चीज फास्ट फूड में हो रहा है और हमारे हेल्थ के ऊपर ये वेस्ट से ज्यादा हम पर असर हो रहा है। yes. इसके लिए डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें आजकल ज्यादा हो रही है। डायबिटीज से फिर हार्ट की बीमारियां होती है, ऑटोमेटिकली डायबिटीज का एसोसिएट कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा। अभी डायबिटीज की वजह से आपकी आंखों पे असर पड़ेगा, आपकी किडनी पे असर पड़ेगा, आपकी नसों पे असर पड़ेगा। सो डायबिटीज इफ अगर आप ध्यान नहीं दो, द बेस्ट वे टू डू इज, नहीं तो ऐसा कंसेप्ट था कि डायबिटीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लाइफस्टाइल से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आधा घंटा रोज चलिए, आपका सिंपल एज मच एज पॉसिबल सिंपल खाना रखिए। बाय दैट आई डोंट मीन कि आप जरा भी बाहर मत खाइए, एकदम ही स्पार्टन लिविंग करिए, वैसा नहीं है, बट बैलेंस इट आउट। आप जितना बैलेंस करोगे ये सब चीजों को, उतना आगे चल के आप फायदे में रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज सबको होना है, आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट बेसिक थिंग यू हैव टू डू इज अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा एक्सरसाइज लाइए और थोड़ा फूड को मॉडिफाई करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। एंड इंक्रीज वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल एंड फ्रूट जो आजकल हमारी डाइट से लिटरली डिसअपियर हो रहा है। मैम यही कारण है कि एज ऑफ ऑनसेट जल्दी हो गया है? जो लोगों को पहले 45, 50, 55 में हो रहा था डायबिटीज, वो अब जल्दी हो रहा है, क्या यही लाइफस्टाइल ही इसके लिए ब्लेम करने के लिए है? लाइफस्टाइल गोज अ वेरी वेरी लॉन्ग वे इन दिस, बिकॉज इफ यू आर नॉट केयरफुल विद योर लाइफस्टाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वन ऑफ द मेन कल्प्रिट इन दिस एंटायर सिचुएशन इज लाइफस्टाइल। तो एक बार लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लिए तो डायबिटीज का अच्छे से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैम अभी एक लेटेस्ट न्यूज हमने सुनी है कि डायबिटीज सर्जरी से क्योर हो सकता है। बेरियाट्रिक सर्जरी करके है कि अगर आप वेट लॉस अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो सर्जरी करके अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो डायबिटीज प्रिवेंट हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है मैम? ये फलाना सही बात है, डायबिटीज, बट यू नो दीज पेशेंट्स जो बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए होते हैं, they have to be chosen very carefully. Okay. It is not first of all type 1 diabetics में हम नहीं करते। Okay. तो सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। पेशेंट्स हु आर ओबीज एंड पेशेंट जिसको हमने मेडिसिन से कोशिश किए है, हर तरीके से कोशिश की है उनका वेट लॉस कराने की, या हमने हर दवाई दी, उसके बावजूद उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, देन दोज आर द पेशेंट्स जिनको हम सर्जरी एज एन ऑप्शन देते हैं। अच्छा। बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोसीजर, बिकॉज वो प्रोसीजर के भी खुद इश्यूज होते हैं। ऐसा 100% सेफ नहीं है वो। कोई भी प्रोसीजर सी फलाना is not going to be 100% safe. True. Any procedure, because it's a procedure. Right. And any procedure is going to have its associated complications. But in a situation where you have obesity and uncontrolled diabetes, it is a very, very good option. The reason being is because it reduces all these long-term complications. Okay. तो आप अगर उसको total picture में देखो, bariatric surgery is not going to replace lifestyle, is not going to replace medicine. But bariatric surgery is one of the treatment options which we have available. जो पेशेंट्स हमारे ओबीज है उनके अंदर, मतलब हमारा BMI क्राइटेरिया बहुत क्लियर कट होता है, हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। और पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही वो पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, आपने हर चीज कोशिश कर ली है, वो आपसे नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये 100% सेफ प्रोसीजर है, मगर लॉन्ग टर्म देखते हुए कि आगे जाके आपको और तकलीफ ना हो तो वो सर्जन और आई गेस आप लोग डिसाइड करते हैं, देन ही वो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। वेरी गुड ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एन ओबीज डायबिटिक पेशेंट हु हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल गोल्स अदरवाइज। अ वेरी वेरी जो दवाइयों से नहीं हो रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं विद दिस सर्जरी। बट उसके अंदर भी आपको फिर उसके बाद भी विटामिन हमेशा खाने होते हैं, लाइफस्टाइल अभी भी हमको मेंटेन करना ही होता है। तो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स के पहले ही लाइफस्टाइल चेंज कर दो, दैट इज ऑलवेज बेटर। नौबत नहीं आती है, बट अदरवाइज एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। वी हैव वेरी गुड बैकअप नाउ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता है। मैम हमने न्यूज में अभी देखा था कि आजकल पुलिस पकड़ रही है लोगों को कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, फिर बाद में अगर टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि नहीं उनमें एक्चुअली शुगर की कमी थी। ये हर डायबिटिक पेशेंट में होता है कि शुगर की कमी होने की वजह से वो लोग बड़बड़ाने लगते हैं, दे लूज देयर कॉन्शियसनेस, ऐसा लगता है जैसे कोई अल्कोहल पी के आया है, मगर एक्चुअली वैसा सिचुएशन नहीं होता है। तो मैम क्या करना चाहिए एक डायबिटिक, ये सब में पहले तो ये हर एक को होता है, और अगर होता है तो प्रिवेंट करने के लिए उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए मैम? जो आप बोल रहे हैं ना बेटा, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, बेसिकली लो शुगर्स। कभी भी जब डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है तो देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच कैन कॉज लो शुगर्स। हम फर्स्ट चीज पेशेंट्स को बताते हैं कि आप लिमिट में खाइए और टाइम पे खाइए। नॉर्मली जो अपने स्पेशली इंडियन सेटअप ऐसा होता है कि यू हैव अ मेजर लंच एंड मेजर डिनर और बीच में हम जनरली कुछ नहीं खाते, बस चाय चलती है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग।
What we need to do is instead of having 3 major meals, आप 5 small meals खाइए. मतलब एक साथ एक ब्रेकफास्ट, एक लंच, एक डिनर नहीं करें. Very true. छोटा छोटा करके दिन में 5 मील्स करें. करिए. तो उसमें क्या होगा, बिकॉज जब हम पेशेंट्स को दवाई देते हैं तो दवाई को ये समझ नहीं होती है कि अभी पेशेंट आज खाएगा, आज नहीं खाएगा. अक्सर हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं, कभी आज बोलते मूड नहीं था खाने का, आज बिजी हो गए, किसी वजह से नहीं खाए, तो वही दवाई फिर पेशेंट के शुगर्स लो कर सकते हैं. सेकेंड सिचुएशन ये होती है जहाँ पेशेंट सडनली आज एक्टिविटी बढ़ा देते हैं. जैसे कि सडनली कोई डिसाइड करता है कि आज मुझे शॉपिंग जाना है. अच्छा. तो उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है. एक्टिविटी बढ़ जाती है और मील टाइमिंग लेट हो जाता है. तो वापस चांसेस है कि लो शुगर्स होने की. सर्टन मेडिसिन होते हैं, जैसे कि अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, आपने बताया नहीं कि मैं डायबिटीज की दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ मेडिसिन आपको ऐसी दी जावे जिससे इंटरेक्शन होता है और शुगर्स लो, शुगर ज्यादा लो हो जाए. कभी भी आपके शुगर्स लो होते तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज, अगर और कुछ भी नहीं है आपके पास, एटलीस्ट 2 चम्मच शक्कर इमीडिएटली खा लीजिए. अगर आप बाहर हो तो कोई भी कोला ड्रिंक पी सकते हैं, कोई भी जूस इमीडिएटली पी सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं. मतलब बेसिकली द एम इज हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर आप इमीडिएटली इसको ट्रीट नहीं करें. अगर बहुत लो हो जाती है शुगर तो पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं. अक्सर आप ऐसा होता है कि पेशेंट सडनली कैजुअलिटी में आते हैं, कोमा के साथ बेहोश, और देखो तो शुगर लो हो जाती है एक्चुअली. तो दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर एजुकेशन. सिर्फ 2 चम्मच शक्कर से किसी की जान बच सकती है. एंड प्रॉपर एजुकेशन. और सिर्फ, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जब एक पेशेंट को डायबिटीज होता है तो एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर दैट पर्सन, इट इज फॉर द एंटायर फैमिली. तो यू शुड ऑलवेज व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, सिर्फ वो पेशेंट को एक्सप्लेन मत करिए, पूरे फैमिली को एक्सप्लेन करिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है. लो शुगर्स इज अ नोन प्रॉब्लम. इट इज अ नोन प्रॉब्लम व्हिच हर किसी को हो सकता है. किसी को भी हो सकता है. उसका प्रिवेंशन इज द बेस्ट. एंड प्रिवेंशन के लिए टाइम पे खाइए, लिमिट में खाइए, एंड हैव योर, अगर ये तो सडनली एक्टिविटी बढ़ाओगे तो सी टूट के आप कुछ खा लो, खाना ज्यादा खाइए तो उसको कॉम्पेंसेट करने को, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं. ठीक है मैम, वेस्ट में हम देखते हैं कि जो भी डायबिटीज होता है, एस्थमेटिक्स होते हैं, उनके पास स्पेशल मेडिकल ब्रेसलेट्स होते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं है. आपको ऐसा नहीं लगता है मैम कि वी शुड आल्सो हैव समथिंग लाइक दैट? मेडिकल ब्रेसलेट का अपने इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है ना फरहाना, इट क्रिएट्स अ सर्टेन स्टिग्मा. हाँ, अपनी सोसाइटी, इंसान को लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है. और अनफॉर्चुनेटली अपनी सोसाइटी इज नॉट अ वेरी फॉरगिविंग सोसाइटी. एक्सेप्टिंग नहीं है इतनी एक्सेप्टिंग नहीं है. तो अभी उसमें क्या होता है ना, जहाँ आप जैसे कैसा हो गया कि गले पट्टा पहना के मैं भेजूं सब जगह कि मेरे को तो इट इज अ वेरी वेरी हाथ में क्या पहना दिया डॉक्टर ने, कि डॉक्टर ने बोले हाथ में पहन के, मतलब जिसको नहीं पता है, और फिर उसको भी पता चलेगा मुझे डायबिटीज. आई मीन डायबिटीज लुक्ड अपॉन स्टिल एज समथिंग. अरे मतलब पेशेंट्स हमको जब मालूम पड़ता डायबिटीज तो इनिशियली गोइंग डिप्रेशन, कह रहे मुझे कैसा हो गया, अरे मुझे तो हो ही नहीं सकता है. मैं तो कभी शक्कर खाता ही नहीं था. लिटरली सब खा पी के बोलते शक्कर नहीं खाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो आई मीन दैट स्टिग्मा व्हिच इज, वी स्टिल हैव अ सर्टेन स्टिग्मा अटैच्ड टू, यू नो, कि अरे मुझे डायबिटीज है, इज अ बिग डील. लोग छुपाने की कोशिश करते हैं इसके लिए. बहुत ज्यादा स्पेशली यंगर एज ग्रुप जो होता है स्टिल इज अ वेरी कॉन्शियस, करे नहीं मालूम होना चाहिए डायबिटीज है. जैसे अभी बच्चियां जिनकी नई नई शादियां होती हैं उनको प्रॉब्लम्स होते हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ, यू नो, सोशल इश्यूज आल्सो जो नहीं एक्सेप्ट करते हैं एसोसिएटेड विद डायबिटीज. तो इट वी आर स्टिल नॉट रीच दैट लेवल जहां हम बोल सकते हैं हमारे पेशेंट्स को आप ब्रेसलेट पहन के. मैक्स व्हाट वी टेल देम इज कि आप एक आईडी कार्ड आपके पर्स में एट ऑल टाइम्स रखें, कि कहीं अगर आप गिर गए तो खासा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू नो यू आर आइडेंटिफाइड, क्योंकि दिस, और उसमें लिखिए आई एम फाउंड या आई एम डायबिटिक. और अगर आप मुझे कोई अटरिंग कुछ ऐसा कोई भी पोजीशन में देखे तो प्लीज मुझे शुगर इमीडिएटली खिला लेना. वी से राइट दैट एंड कीप इट इन योर पर्स. दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन, यू नो, वेयरिंग अ ब्रेसलेट ऑलवेज इन आवर सोसाइटी. यस, डेफिनेटली. मैम, डायबिटीज आज कितना डेथ्स कॉज करता है? क्या चांस है? मतलब ऐसा है जैसे आपने कहा कि लोग डायबिटीज सुनकर परेशान हो जाते हैं, लोगों को बताते नहीं कि हमें डायबिटीज है, तो ऐसा है कि डायबिटीज में डेथ जल्दी होती है या बीमारियां जल्दी आती है? कितना सच है इसके अंदर के वंस यू आर डायबिटीज, मतलब मौत बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है? I wouldn't say मौत, I mean that sounds very dramatic actually कि मौत नजदीक है. हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि डायबिटीज इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ओके, एट 2 levels. वन, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हम बोलते हैं, मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो बोलते हैं. मतलब एक छोटे लेवल पे हो सकते हैं अंदरूनी, और एक आपको जो दिख सकती है जो बाहर की, वो. अभी उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि उसमें हार्ट पे असर करता है. डायबिटीज इज एन अंजाइना इक्विवेलेंट, मतलब अगर डायबिटीज हो गया तो आपको 5 टाइम्स ज्यादा रिस्क है कि आपको हार्ट अटैक हो. 5 टाइम्स, मतलब उतना आपको और ध्यान रखना पड़ेगा आपके हार्ट डिजीज के ऊपर. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग इज कि पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है उनको नॉर्मल सिम्टम्स नहीं होते हार्ट अटैक के. जैसे कि अगर किसी और पेशेंट को चेस्ट पेन होएगा, किसी और पेशेंट को बोलेगा, डायबिटिक पेशेंट फॉर एग्जांपल खाली कंप्लेन करेगा कि मुझे दम लग रहा है,
which is a totally different thing. कोई भी चीज की वजह से दम लग सकता है. So in these situations, basically diabetic patient को definitely ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. अच्छा. I wouldn't say it is that depressing a situation जहाँ पे मुझे diabetes हो गया तो it's the end of the world. With discipline, with proper lifestyle, and अभी बहुत medication available हमारे पास. We have lots of medications available which can really help the patient overcome the situation. तो yes, complications है. जैसे किडनी के कॉम्प्लिकेशंस है, अक्सर दैट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेशेंट्स हु एडमिटेड इन डायलिसिस यूनिट आर बेसिकली बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज. उनके 50% किडनी सड़ जाती है, किडनी खराब हो जाती है. 50% जो हार्ट अटैक से एडमिट होते हैं उनको डायबिटीज होता है. और तो आंख के जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज. मोस्ट पेशेंट्स आप सुनोगे कि पैर में प्रॉब्लम हो गया, जिसको वुंड हो जाता है, अल्सर हो जाता है, एम्पुटेशन होता है, दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज. तो ऑल दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू प्रिवेंट इट. I always believe कि prevention is better than cure. आप पहले से ध्यान रखो ताकि ये problems ही खड़े नहीं हो, so that you absolutely know you don't deal with any of these complications. सही बात है. तो डायबिटीज में बेसिकली ऐसा नहीं है कि मौत करीब है, मगर हाँ ये जैसे आपकी बॉडी आपको एक वार्निंग दे रही है कि अब समझो कि हमें तकलीफ हो रही है, अब अपनी लाइफस्टाइल बदलो ताकि आगे जाके और कोई तकलीफ ना हो. And with a positive attitude. पॉजिटिव एटीट्यूड. मैम हमारी ऑडियंस भी डायबिटीज के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड है. कुछ लोगों ने फोन किया है, बहुतों ने मेल भी किया है, तो वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं. तो पहले हम मैम ऑडियो क्वेश्चन सुन लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल एक मुलाकात डॉक्टर के साथ इस प्रोग्राम के लिए है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम 36 years old एंड 6-7 महीने पहले मैंने अपना शुगर टेस्ट करवाया था जो कि बहुत ही हायर लेवल पे था. तो मुझे कभी भी शुगर या डायबिटीज की कभी भी तकलीफ नहीं थी, लेकिन 6-7 महीने पहले मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे. मुझे हाथों में एक किस्म की चोटें आती थी, जिससे हाथ पैर में आती है ना मुंगिया, उस तरह से. लेकिन वो मेरा ब्लड शुगर लेवल हाई दिखाया था और बाद में लेकिन लगातार रिपीटेडली मुझे ब्लड शुगर लेवल. मैम हमने एक सवाल सुना, हमारी ऑडियंस मेंबर जानना चाहती हैं कि उन्हें और तो कोई सिम्टम नहीं थी, वो 36 ईयर ओल्ड है, बस उनको बदन पे मुंगियां जैसी आती थी, छोटी छोटी मुंगियां आती थी और उनको कोई सिम्टम नहीं था और अभी उन्होंने टेस्ट किया है तो शुगर हाई है. तो मैम ऐसा भी होता है, मुंगियां आना भी, हाथ पैर में मुंगियां आना भी डायबिटीज का एक निशानी हो सकती है? जी होती है, बिकॉज डायबिटीज आपकी नसों पे भी असर करता है. अच्छा. और कभी कभी डायबिटीज सिम्टम्स में अलग अलग किस्म के सिम्टम्स होते हैं. जरूरी नहीं कि हर एक पेशेंट को हर एक सिम्टम हो. अच्छा. तो सिर्फ मुंगियां आना हाथों में, पैर, अक्सर पहले पैरों से स्टार्ट होती है. ओके. अगर पैरों में मुंगियां आ रही है आपके, स्पेशली पहले पैरों पे आएगी और फिर हाथों में आएगी मुंगियां. अच्छा. तो देन दैट इज अ साइन ऑफ डायबिटीज. अच्छा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए, ज्यादा यूरिन होना चाहिए, जरूरी नहीं है. हाथ पैर में मुंगियां आए और अगर आप उस एज ग्रुप में हो, ओवरवेट हो, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, तो आप जाके अपना शुगर चेक कराइए और स्पेशली 1 in 3 years तो कराना ही चाहिए ताकि आपको पता चले साइलेंट डायबिटीज तो कहीं ना हो. आप वेरी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपना मुलाकात का वो सेक्शन के अंदर डायबिटीज का जो प्रोग्राम है, तो मेरा 9 बरस का हो गया है. एट द एज ऑफ 5 years इसको अपना डायबिटीज नंबर 1 हुआ था. वो अभी डेली अपने कहीं 2 इंजेक्शन सुबह का इंजेक्शन लेता है. और तो ऐसा जैसे कि बीटा सेल पेनक्रियास के बाजू में है, वो खलास हो जाता है या तो 10% बाकी देता है. तो उसको क्या जिंदगी भर लेना पड़ेगा ये इंजेक्शन, या और कोई रिप्लेसमेंट या कुछ शोध हुआ है कि नहीं, जरा बताइएगा. नाम मेरा वीरानी है, बॉम्बे से बात कर रहा हूँ. मिस्टर वीरानी जो बॉम्बे से हैं वो अपने ग्रैंडसन के लिए कंसर्न्ड है मैम. उनको डायबिटीज नंबर 1 मतलब आई गेस टाइप 1 डायबिटीज के बारे में ये बात कर रहे हैं. तो मेन इनका क्वेश्चन ये है कि दिन में 2 बार, वो अभी 20 साल का है, 5 साल की एज से उसे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है और दिन में 2 बार वो इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहा है. तो वो जानना चाहते हैं बीटा सेल्स जो है वो कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है, इंजेक्शन उसे पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा? Farhana, at this point of time, yes. अच्छा. There is a lot of research going on कि टाइप 1 डायबिटिक्स में हमारे पास कोई और ऑप्शंस है क्या, लेकिन at this point of time फिलहाल हमारे पास प्रैक्टिकली कोई और ऑप्शन नहीं है. और ऑप्शन नहीं है फिलहाल नहीं है. मे बी another 5 years down the line
अगर हम वापस ये इंटरव्यू करेंगे तो आई हैव समथिंग एल्स टू से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बट एज ऑफ नाउ नो, एज ऑफ नाउ इंजेक्शंस लेना ही लेना है। अच्छा। आई एम सरप्राइज कि बच्चा सिर्फ 2 इंजेक्शन ले रहा है, बिकॉज आइडली टाइप 1 डायबिटिक्स में हम लोग 3 इंजेक्शन देते हैं। अच्छा। I mean to keep absolutely normal control, because type 1 diabetes में beta cells totally destroy हो जाते हैं, ओ so they are not functioning at all. तो जो भी आपका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है that is given from outside. Okay. And for every meal that you take, you have to take insulin From because- outside from only. outside, and that is via injections. So 3 as times of a day. now, yes, you need to be on injections. Let's see, hopefully with research, there's a lot of research going on with stem cell research. There's so much happening. स्टेम सेल रिसर्च के बारे में हमने काफ़ी सुना है मैम कि बीटा सेल्स ही है जो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जब टाइप 1 डायबिटीज होता है मैम, तो उसके अंदर वो बीटा सेल्स ही खत्म हो जाते हैं, बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Okay. बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इंसुलिन प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन ही नहीं होता है। प्रोडक्शन ही नहीं होता है। सो टाइप 2 डायबिटीज में फर्क क्या है? देयर इज इंसुलिन, बट द इंसुलिन इज डिफेक्टिव, आइदर अच्छा। डिफेक्टिव इन एक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं। मतलब इंसुलिन की थोड़ी कमी हो जाती है या बॉडी इंसुलिन से यूज्ड टू हो जाती है। जी, जी, वो जी। टाइप 2 में, बट टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं है बॉडी के आपको अंदर, बाहर से ही देना, बाहर से देना पड़ता इट इज समथिंग लाइक बॉडी खाना प्रोड्यूस नहीं करती है तो हम बाहर से खाते हैं, बाहर से खाते इट इज सिमिलर। बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देती है तो आप बाहर से इंसुलिन। तो जैसा बाहर से खाना भी खाना पड़ता है, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन भी बाहर से ही लेना पड़ता है, नहीं तो वो बॉडी के अंदर यूज ही नहीं प्रॉब्लम होगा। हो जाता है, बिकॉज फिर बच्चे लोग कीटोएसिडोसिस में चले जाते हैं, एसिड बनना चालू हो जाता है। तो मिस्टर विरानी, आई होप शैला शेख मैम ने आपके क्वेश्चन का आंसर दी है। एट प्रेजेंट मिस्टर वीरानी प्लीज इंजेक्शन ही चालू रखिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरदौस बानो है और मेरा सवाल ये है कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और उसकी वजह से मेरे दांतों में तकलीफ होती है, जैसे ब्लड आना या जैसे दांतों में सूजन आना मसूड़ों में। और ऐसी बार से ये भी हुआ है कि जैसे मेरे दांत गिरने की कतार में भी आ गए हैं और 4 से 5 दांत गिर चुके हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ? शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम फिरदौस बानो जी। मैम, इनका सवाल ये है कि वो ऑलरेडी उनको डायबिटीज़ हो गया है और उसकी वजह से उन्हें दांतों में सड़न होती है, दांत गिर भी गए हैं उनकी इस वजह से। तो ये इसका क्या सोल्यूशन है? ये डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए? डायबिटीज ना फराना अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओह, And high sugar, high blood sugars are something like a toxin in your system. अच्छा। तो they have the ability कि आपके दांत को भी असर कर सकते हैं। तो ज्यादा The शुगर आपके लिए पॉइजन जैसा हो गया है It is बेसिकली। like a poison. तो the दांत भी कभी असर कर सकते हैं। And the main thing in this entire situation is कि उनको शुगर्स एकदम वेल कंट्रोल रखना चाहिए। वो जितने शुगर्स वेल कंट्रोल रखेंगे उतना उनका दांत का प्रॉब्लम विद प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट एंड विद प्रॉपर डेंटल हाइजीन सॉल्व हो सकता है। लेकिन बॉटम लाइन है शुगर्स, अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं रखे वो और दांत तक कितना भी इलाज कराएंगे तो फायदा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा मीठी चीज खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनके बॉडी के शुगर्स दवाई से बराबर कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उस बारे में उनको देखना चाहिए। जी। और उसके बाद ही अगर वो अपना दांतों का डेंटल इलाज सही करेंगे, बिकॉज डेंटल इलाज के लिए भी उनकी शुगर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। बिकॉज उसके बिना डेंटिस्ट को भी फिर परेशानी होती है इलाज। इन्फेक्शन ज्यादा होता है ना मैम, अगर ज्यादा शुगर हो जाता है तो फिर मुंह का भी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। ऑलवेज। ओके, तो आप अभी ध्यान रखिए, आप अपने शुगर्स अच्छे से कंट्रोल कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपके दांतों की भी जो प्रॉब्लम है, जो सड़न है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हमारा अगला सवाल। My name is Anwar Ali H. Nanji, alias Babu Photographer. I am a diabetic patient. I am calling from Mumbai, Andheri West. Please suggest me. Thank you. मैडम, ये क्वेश्चन था मिस्टर अनवर अली, वो मुंबई के हैं और वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो ट्रीटमेंट में आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको मैम? आई नो हम आपको ऐसे टीवी पे दवाइयाँ बोलना नहीं सही नहीं है, पर ट्रीटमेंट में आज सच क्या सजेस्ट हो सकता है उनके लिए? ब्रॉड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में फलाना मैं इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट नहीं बता सकती मुझे, क्योंकि ना ही तो उनकी एज पता है, ना ब्लड ही शुगर weight पता है, ना ही ब्लड शुगर पता है। तो मैं खाली एक ब्रॉड गाइडलाइन दे सकती हूँ आपको कि डायबिटिक पेशेंट में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी भी हम लाइफस्टाइल को मानते हैं। अच्छा। ईट राइट, एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, एटलीस्ट फॉर 6 days a week, ईट ऑन टाइम जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड आपकी दवाएं भी टाइम पे लीजिए। अक्सर क्या होता है पेशेंट्स में, क्या देखा गया है, हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किए कि पेशेंट्स इनिशियली जब डायबिटीज होता है तो डर जाते हैं कि अरे मुझे डायबिटीज हो गया। फर्स्ट 3 months, 6 months, 9 months वेरी वेरी गुड फॉलोअप, बराबर शुगर्स चेक करते हैं, बराबर दवाइयाँ लेते हैं। 1 साल बाद तबीयत थोड़ी सी जब ठीक होने लगती है, जब नॉलेज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उनको लगता है नहीं ये 2 दवाइयाँ हैं, मैं एक अभी कट कर देता हूँ, एक कट करके देखते।
फिर एक पे अगर ठीक लगे तो 2 कट करके देखते हैं, और फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। बन के कोशिश करते हैं कि नहीं ये दवाई जरूरी नहीं है, नहीं ये तो अभी ठीक है, नहीं भी लूंगा तो चलूंगा। एंड फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होते हैं, मॉनिटरिंग बंद कर देते हैं, बिकॉज पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, पेशेंट समझ में नहीं आता है डायबिटीज का क्या है। हाँ, तो चेकिंग बंद हो जाती है कि मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, अभी मैं फर्स्ट क्लास हो गया हूँ, तो मैं क्यों बिना वजह चेक करूँ। वो एक ब्लड शुगर में जो 1 डे का खाली मेहनत लगती है, आप जाओ लैब में कराओ शुगर, अभी तो ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हो गए तो उसकी भी मेहनत घर पे भी कर सकते घर पे भी कर सकते हो। लेकिन आई ऑलवेज टेल द पेशेंट कि आप शुगर्स मेरे लिए चेक नहीं करते हो, आप अपने आप के लिए चेक करते हो। ज्यादातर पेशेंट्स को यही लगता है कि डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब मैडम आपके पास आना था तो मैं चेक किया, मेरे पास आना था इसलिए चेक नहीं किया। आप इसलिए चेक किया ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में आपकी फिलहाल शुगर क्या है, बिकॉज वो शुगर आपको डैमेज करती है। एक बार ये एहसास हो गया है, ऑलवेज माय पेशेंट सी आप शुगर्स चेक करो, आप शुगर्स फाइन है, कंटिन्यू द मेडिसिन विद इन रीजनेबल लिमिट्स। ऐसा नहीं कि मैंने आज प्रिस्क्रिप्शन दिया तो 2 साल तक कंटिन्यू करो, बिकॉज मेडिसिन ऑल्सो हैज इट्स साइड इफेक्ट्स। सही बात, उसके भी टॉक्सिसिटी होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट विद इन रीजनेबल लिमिट्स अगर शुगर ठीक है यू कैन कंटिन्यू मेडिसिन। वी टेल आवर पेशेंट देखिए इतने दिनों तक आप सेफली ये दवाई को ले सकते हो, बट नॉट चेकिंग एट ऑल एंड फीलिंग दैट यू आर फाइन। वो जैसे कि ऑस्ट्रिच सैंड में सर डाल के बोलता है डेंजर ही नहीं, डेंजर नहीं, वो हिसाब हो जाता है। और ये बीमारी ऐसी है कि आपको कोई सिम्टम समझ में भी नहीं आएगा, नॉट नेसेसरी, जब तक आपका ब्लड प्रेशर शुगर एकदम लो ना हो जाए, एकदम हाई ना हो जाए, या कोई ऑर्गन में जैसे हार्ट अटैक हो जाए, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपकी बॉडी में चेंज क्या हो रहा है। तो मैम कितना ऑफन आना चाहिए डॉक्टर जो स्टार्टिंग में जिनको डायबिटीज हो गया? 1 in 3 months इज गुड इनफ। उसके बीच में आप खुद ग्लूकोमीटर पे चेक कर लिए, इफ देयर इज अ मेडिकल इशू कम इमीडिएटली। एंड वी से 1 in 3 months हम रूटीन फॉलोअप की बात करें, कोई भी इशू हुआ तो कभी भी आ सकते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट रूटीन चेकअप 1 in 3 months करिए। बाकी जो कुछ बेसिक पैरामीटर्स है वंस अ ईयर करिए, दैट शुड कीप यू प्रिटी वेल सॉर्टेड आउट। उसमें प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है कि आपको हर हफ्ते या हर महीने 3 महीने में एक बार भी अगर आपने टेस्ट करा दिया तो भी वो सही है, बाकी के टाइम पे ग्लूकोमीटर पे करिए, ग्लूकोमीटर कर सकते। ठीक है, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि डायबिटीज के लिए अक्सर जगहों पर एट रैंडम चेक होता है, ये एट रैंडम चेक कहाँ तक रिलायबल है और इस पे कहाँ तक अमल किया जा सकता है? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। राशिद बॉम्बे से। मैम जानना चाहते हैं कि अगर हम अभी देखेंगे तो बहुत सारे ब्लड शुगर टेस्ट अवेलेबल है, तो ये रैंडम ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं कि अगर हमें टेस्ट करना हो तो रैंडम ब्लड शुगर काफी है या और कोई डायबिटीज के लिए हमें टेस्ट करना चाहिए? आइडियली अगर आप फास्टिंग और मील्स के 2 घंटे बाद शुगर चेक कर तो दैट इज द बेस्ट। अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं कर पाते हो, देन एटलीस्ट डूइंग अ रैंडम ब्लड शुगर इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। आई मीन वी से समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। देन इन दैट सिचुएशन यस, रैंडम ब्लड शुगर दूसरी सिचुएशन में आप कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपकी शुगर लो जा रही है, देन यू कैन ऑफ कोर्स डू अ रैंडम ब्लड शुगर अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बेसिकली और स्पेशली कैंप्स में जहाँ रैंडम ब्लड शुगर होता है, दैट इज डन बिकॉज इट इज ऑन अ मास स्केल। इट इज इम्पॉसिबल कि वो हर पेशेंट को बोले आप अभी 2 घंटे बाद आइए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रूटीन सेटअप में अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो देन अ रैंडम ब्लड शुगर इज नॉट वेरी एडवाइजेबल। तो ऑलवेज बेटर कि आप फास्टिंग करिए, खाने के 2 घंटे बाद करिए, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो आपके 3 months का एवरेज बताता है, ये 3 टेस्ट करिए। दिस गिव्स यू मोर एक्यूरेट आइडिया देन अ रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर को भी पूरी तरह हम नकार नहीं सकते हैं। नहीं। कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है, मगर अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको सही में देखना है आपका ट्रीटमेंट कहाँ जा रहा है, तो जो खाली पेट जिसे फास्टिंग कहते हैं वो सुबह में, उसके बाद 2 घंटे के बाद खाने के बाद जो हम करते हैं वो, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो HbA1c टेस्ट है उसे मैम 3 महीने में एक बार या 6 महीने में भी एक बार। वंस इफ यू सेटल अप 6 months में भी एक बार करो तो नो प्रॉब्लम। मिनिमम 3 months, यू कैन डू इट मैक्सिमम 6 months में एक बार। अच्छा, तो 3 या 6 महीने में एक बार भी आप वो टेस्ट कर सकते हैं। जी। ठीक है नाजरीन, हमारे कुछ और सवाल है जो हमें मेल के जरिए आए हैं, पर उन पर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Salamun alaikum. Dear friends, Prophet Muhammad had once famously said, "Truth is with Ali and Ali is with truth." For all those who would like to increase their love for Imam Ali, Win Bookshop presents to you the famous book 1000 Ayats Revealed About Imam Ali. This book is an encyclopedia of verses from the Holy Quran, which were revealed in praise of Amirul Mu'mineen.
You can get your very own copy from the Winbook shop, which is located opposite Koja Masjid in Mumbai. वेलकम बैक टू एक मुलाकात डॉक्टर के साथ। ब्रेक से पहले हमने मैम से जाना डायबिटीज क्या बीमारी है, उसके आलामात क्या है, और हमने आपके ऑडियो पर कुछ सवाल भी सुने। अब हम देखेंगे मेल पर आए हुए कुछ सवाल। तो मैम, मेल से भी हमें बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैम, कुवैत से एहसान मोहसिन करमाली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं कि ये हमारे शो रेगुलरली कुवैत में देखते हैं, वो विन टीवी का और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैम, ये जानना चाहते हैं, ही सेज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन गुड हेल्थ एंड नेवर गॉट लॉन्ग इलनेस बट फेसिंग अ प्रॉब्लम विद थ्रोट ड्राइनेस। व्हेन आई वेक इन द मॉर्निंग माय थ्रोट बिकम्स ड्राई, माय ब्लड शुगर इज नॉर्मल एंड बीपी एज वेल। तो मैम आई गेस ये जानना चाहते हैं कि थ्रोट ड्राइनेस होना, गला सूखना, ऐसे सुबह में उठकर खासकर ये होना, क्या ये कोई निशानी हो सकती है ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, कोई बीमारी की? अगर शुगर्स आपकी कंट्रोल में नहीं रहे तो यस हो सकता है, फिर थ्रोट ड्राइनेस होता है पेशेंट्स को। लेकिन अगर शुगर्स कंट्रोल में है, शुगर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सिर्फ थ्रोट ड्राइनेस हाई शुगर्स के असरात नहीं होते हैं। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट्स कुछ मेडिसिन यूज करते हैं और उस मेडिसिन की वजह से भी थ्रोट ड्राई होता है। कभी कभी थ्रोट प्रॉब्लम्स इवन देखे जाते हैं जिनको थायराइड इश्यू होता है। तो ये पेशेंट को फिर थायराइड भी चेक कर लेना चाहिए ताकि थायराइड को कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो रहा हो। एंड द अदर इशू इज दैट यू शुड ऑलवेज चेक मेडिकेशंस को ऐसी नहीं जा रही हो जिसमें ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से ये तकलीफ हो, थायराइड से भी ये तकलीफ हो सकती है और मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है। आई होप मिस्टर करमाली आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। हमारा अगला सवाल है सैयद मोहम्मद अजहर से। मैम, ये जानना चाहते हैं, मैं आपको इनके क्वेश्चन को फ्रेम करके बोलना चाहती हूँ कि इनकी जो मदर है, इनके जो वालिद हैं, उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन नहीं करा पा रही है। उनकी मॉम के दोनों आँखों में मोतियाबिंद हुआ है, कैटरैक्ट हुआ है और वो कोई इलाज नहीं कर पा रही हैं। वो जानना चाहते हैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है मगर उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए फरहाना, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी डायबिटीज के लिए बहुत सारे हैं। और स्पेशली इंसुलिन यूसेज के साथ तो इमीडिएटली विद इन 24 to 48 आवर्स भी शुगर नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसी जो आप बता रहे हो दैट्स आई मीन, अगर उनको बोलिए कि जो भी उनके जिसके पास से भी वो जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे जाके फिर बात करिए। और अगर वो ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंसुलिन वापरेंगे, अगर उनको इमीडिएटली कंट्रोल चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनके लिए। अच्छा मैम, टाइम की कमी होने की वजह से आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं। एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि क्या जो डायबिटिक है वो रोजे रख सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फरहाना, वेरी रेलिवेंट। यस, रोजे रख सकते हैं, लेकिन पेशेंट शुड बी वेल कंट्रोल्ड। अच्छा। प्रॉपर मेडिकेशन, अभी हमारे पास बहुत मेडिसिन है जो हम रमज़ान में भी वापर सकते हैं। अलग अलग किस्म के इंजेक्शंस भी है जो भी वो भी हम रमज़ान में वापर सकते हैं। तो रोज़े रख सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़े के दौरान। एक, अगर आप बीमार है, मतलब उसके अलावा डायबिटीज़ के अलावा कोई और मेजर बीमारी जहाँ आपको दवाइयाँ बहुत ज़रूरी टाइम पे खाना, तो आप रोज़े मत रखिए। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में हम इनकरेज नहीं करते रोज़े रखने के लिए। अच्छा, तो जो बचपन से जो डायबिटीज़ होता है, वो इंसुलिन पे रहते हैं, लो शुगर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड चीज़, हम जब रोज़े पेशेंट्स को इनकरेज करते रखने को, तो हम एक मेन चीज़ ये बोलते हैं, कभी भी आपको लगेगा अगर शुगर आपकी लो जा रही है तो इमीडिएटली आपको रोज़ा तोड़ना कंपल्सरी है। शुगर चेक करके रोज़ा आप तोड़ दीजिए। तो आपको रेडी रहना चाहिए अगर आपका शुगर लो हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। और फर्स्ट, स्पेशली फर्स्ट 4-5 डेज रमज़ान के, हम पेशेंट्स को बोलते हैं आप चेक करिए, अफ्तारी के टाइम पे शुगर्स चेक करो कि कितनी आपकी शुगर आ रही है, और वो हिसाब से हम पूरा डोजेज एडजस्ट करते हैं। 80% of our patients fast during Ramzan. Type 2 diabetes, 80% fast without any problem, without any issues. Because अभी बहुत सारी medicines हैं जहाँ आप easily fast कर सकते हो। अच्छा, तो not a problem। तो रोजे पे पाबंदी नहीं है, बस ट्रीटमेंट आपको सही लेना चाहिए, सही लेना चाहिए, उसको एडजस्ट करके लीजिए। और अगर कोई और प्रॉब्लम है आपको जहाँ पे आपके मेडिकल डॉक्टर नहीं बोलते, फिर उस बात को आप फिर रिस्पेक्ट करिए और फिर रोजन, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड कि अगर आप बीमार हो तो आप रोजे नहीं रख सकते, वो तो हमें वैसे भी अलाउड है। ओके मैम, तो आपको ये सवाल का भी फिर जवाब मिल गया कि अगर आप डायबिटिक है
तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते हैं। आप अपने जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उनसे बात करके, शुगर्स कंट्रोल करके आप डेफिनेटली रोज़ा रख सकते हैं। बस अगर आपको और कोई बीमारी ना हो जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रखें। थैंक यू वेरी मच मैम यहाँ पर आने का, हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी आज ऐसी बहुत सारी बातें पता चली जिनके बारे में वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी। डायबिटीज को, ऐसी बीमारी को इतना बड़ा बना के रखा है सब लोगों ने कि उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए मैम आपने आज बहुत हमें मदद किया है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सवाल हमसे किए वो इस शो में उसका आपको जवाब मिल गया है। ये था हमारा पहला एपिसोड जो था डॉक्टर शैला शेख के साथ। हमारे अगले एपिसोड में हम मिलेंगे मुंबई के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नौशाद हुसैन से। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस या हड्डियों से जुड़ी कोई भी बीमारी हो तो उनके सवाल आप हमें फोन कर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 022-2345-4676 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। आपके सवाल हमारे शो का हिस्सा बनेंगे।